अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माओ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक कमर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट और BRS का फाउंडर मेंबर। आज आप तमाम के बीच आने का मेरा मकसद ये था कि आज हमारे साथ जो मुसलसिल तेलंगाना राष्ट्र सम्मति से समझिए या BRS की तरफ से समझिए माइनॉरिटीज़ को सिर्फ धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं हासिल हो रहा, क्योंकि गुज़िश्ता 3-4 दिन से मेरे पास मुसलसिल लोग आके ये 1 लाख रुपए के लोन के सिलसिले में मुसलसिल पूछ रहे कि भाई आप 1 लाख रुपए लोन के लिए अब कैसे आपने हरीश राव साहब बोल दिए हैं, उसका कैसा करना बोल के। तो मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि आप 1 लाख रुपए के ताल्लुक से खाली बोल दिया और आप देने वाले हैं सिर्फ 10,000 आदमियों को। जो 10,000 आदमियों का मतलब ये हो गया कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप 84 लोगों को देंगे, तो 10,000 आदमियों में बोलते 119 आपके कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आप जो देना चाह रहे हैं उसके अंदर भी आपकी नीयत साफ़ नहीं है। पहले सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये बात बोलूँगा कि आप 2,18,000 या 20,000 दरख्वास्तें ऑलरेडी आप ले चुके हैं। हमारे इम्तियाज़ इसाक साहब जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, जो KCR साहब उनको बनाया है, तो उनके पास ऑलरेडी ये दरख्वास्तें आ चुके हैं। तो वो दरख्वास्तें जो आए हुए हैं, वो दरख्वास्तों को अगर आप 1-1 लाख रुपए के हिसाब से भी अगर तमाम को दे दिए तो वो बहुत बड़ा काम होता गरीबों का। बजाय वो नहीं देंगे, आप एक नए तरीके से उसके अंदर आप एक नई चीज़ को लेके आके आप पेश करेंगे कि 1 लाख रुपए के हिसाब से हम मुसलमानों को बगैर श्योरिटी के, बगैर कोई कंडीशन के 1-1 लाख रुपए देंगे। ये जो बात है, ये बात आप सिर्फ कब तक मुसलमानों को चॉकलेट देते रहेंगे? मेरा मतलब ये है कम से कम जो आपके पास जो है वो दरख्वास्तें जो है पहले से 2,18,20,000 जो दरख्वास्तें हैं, उनको आप बुला के उन लोगों के जो भी है वो लोग 1-1 लाख रुपए के हिसाब से तकसीम कर दीजिए। जबकि हज़ारों करोड़ आप मिसाल तो दलित बंधु को आपने दिया है, जबकि आपको मालूम है कि आज हमारे अपने सुधीर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो चीख के बोले कि माइनॉरिटीज़ का क्या पोजीशन है। आप उस तमाम चीज़ों को वाकिफ़ रहने के बावजूद आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ को, यानी कि खाली आप चॉकलेट देते आ रहे हैं। आप कभी माइनॉरिटीज़ के लिए कोई अपने तरक्की के लिए कोई ऐसी कोई स्कीमात को रूबे अमल में नहीं लाया। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के सामने आप पब्लिक को खुश करने के लिए माइनॉरिटीज़ को BRS और आपको कुछ देने ख्याल रख रही है बोल के बताने के लिए कर रहे। गुज़िश्ता 9 साल में आपने सिर्फ 1 MLA को दिया और 3-4 MLCs को दिया था, उसमें से आप 18 MLCs को बाद में दिया, जिसमें से पूरे के पूरे ख्याल से नॉन माइनॉरिटीज़ को दिया। आप तो अभी कोई अपने दिलचस्पी आपको माइनॉरिटीज़ के साथ है ही नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, जो माइनॉरिटीज़ के जो ओहदों पे फायज़ है, आप ऐसे लोगों को ओहदे पे रखा है जो आपके ग़ुलाम बन के रहना है और आपकी यानी कि जय जयकार करना है, आपके साथ जो भी है आवाज़ उठा के सच बात को बोलने की उसके पास हिम्मत नहीं होना। ऐसा अब अगर इम्तियाज़ इसाक जो है, उन्होंने कल आपके इब्राहिम वो महबूबनगर में बड़े तारीफ के पुल बांध रहे थे KCR साहब के, और बता रहे थे कि 50 साल में कांग्रेस क्या करी। अरे भाई, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात बोलूँगा कि जो बोलने वाले साहब है पहले उन्होंने खुद अभी न्यू टाउन के क्या तो काउंसलर रह चुके हैं महबूबनगर के, और कांग्रेस की तरफ से रह चुके हैं। और उसके ऊपर से आप कांग्रेस को बोलने से पहले सोचिए कि आपकी हैसियत कहाँ से शुरू हुई और आप बोल रहे किसको। और आपको अगर आज नहीं कल अगर वक्त पड़ा तो आप खुद जंप लेने वाले हैं। आपका कोई इत्मीनान के लायक आदमी नहीं है। और खामखा के अपने मौका परस्ती की बातें मत करो। सच्चाई के लिए हकीकत को आप सामने रखते हुए KCR साहब से डायरेक्ट बोलो कि आप मेरे को चेयरमैन बनाएं। अब जैसा महमूद अली साहब क्या दोस्तों मैं बोल नहीं सकता बोलते हैं ना, आप भी मैं बोल सकता हूँ, मैं महमूद अली साहब को बोला मैं क्या कर सकता हूँ बोलिए, ये बात नहीं। ये बात में आप लोगों के पास कोई सदाकत नहीं है। आपको कोई जिम्मेदारी दी है तो आपका काम है जिम्मेदारी को पूरी करना, नहीं तो जिम्मेदारी का मकसद क्या हुआ। मैं एक बात बोलता हूँ, आप आज जितने भी हमारे पास ओहदों में फायज़ है, सिवाय बर्बाद करने के, वक्फ बोर्ड से लेके जो भी डिपार्टमेंट्स है सब सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं है। हज कमेटी में मोहम्मद सलीम साहब हज कमेटी के है, गुज़िश्ता जो उनका अपने हज कमेटी में जो कारनामा रहा, ये तमाम हाजियों की कितनी तकलीफ हुई क्या है वो तमाम अखबारों में भी आया, तमाम लोगों को मालूम है। और ये वक्फ बोर्ड के अंदर जो हालात बिगड़े हुए हैं, इतने बिगड़े हुए हैं पूछिए मत। अफसोस होता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर एक DSP को लेके आके जो कोई उसका वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदे का आदमी नहीं है, डिप्टी कलेक्टर के पोजीशन के आदमी को वहाँ बिठाना चाहिए। इमरजेंसी में अगर बिठा भी दिए ख्वाजा मोइनुद्दीन को, तो 2 या 3 महीने के बाद उसको हटा के दूसरे आदमी को अपॉइंट करना चाहिए। मगर ये एक प्रोग्राम के तहत एक प्रपोजल सामने रखते हुए नुकसान करने के लिए औकाफी इजाज़तों को वैसे आदमी को कायम रखा गया है, कायम रखा गया है।
और उसी को रखते हुए, और जो पुलिस का डिपार्टमेंट का आदमी है और उसकी पहले की पुलिस की डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड अगर आप गौर करके देखिए कि वो किस तरीके से पुलिस में काम करता था। अगर यहाँ पर भी अगर तमाम को लेके अगर एक अच्छा एक सिंडिकेट बना के और काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए अगर कुछ भी कोशिश हो सकती है तो उसमें कोई कसर बाकी नहीं रहा होगा और ना नहीं रहेगा, क्योंकि आप वहाँ के अतराफ के हवारिया जो क्लर्क हैं वो लोग डिक्टेशन दे रहे और वो लोग लिख दे रहे अपने ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड के अंदर कैसे कैसे लोगों को आपने ड्राफ्टिंग के लिए रखा, कैसे कैसे लोगों को रखा जो कि अनफिट को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्यों बनाए, एक चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, आपके पास गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वहाँ पर वक्फ बोर्ड के अंदर, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता जियो है, जियो 45, जिसके उस यानी कि ये सुमेश कुमार साहब भी उसको इंडोर्स किया कि जो भी लोग हैं उनको क्या दोस्तों रेगुलराइज कर देना, जो रिटायर्ड होने वाले हैं उनको 61 ईयर्स की उनको क्या दोस्तों आपके एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन यहाँ पर वक्फ बोर्ड में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है कि अपने मफाद के लिए नए लोगों को रखे तो उनको अपन मनमानी चला सकते हैं, पुराने लोग रहते उनको तजुर्बा रहता, वो लोगों के सामने अपन कुछ नहीं कर सकते। आज जो औकाफी ज़्यादा का बर्बादी जो हुई है, ये तमाम बर्बादी के जिम्मेदार कौन है वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप और हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से और मज़ीद नहीं होना, क्योंकि बाज़ाब्ता ये देख लीजिए, ये जियो MS 45 जो सोमेश कुमार साहब का ये लेटर, जो आप वक्फ बोर्ड के जितने लोग हैं वो लोगों को क्या बोलते हैं, सो आप रेगुलराइज करके ये बाज़ाब्ता, ये कौन सी डेट का है देखिए आप, आपके 30 मार्च 2021 का है। तो 30 मार्च 2021 को सोमेश कुमार साहब ने बाज़ाब्ता ये लिखा कि आप क्या बोलते हैं उन लोगों को जितने भी उनको रेगुलराइज कर दो आप, जो उनके हिसाब से। देखिए रेगुलराइज नहीं करे आज तक वो जो एम्प्लॉइज़ है जो पुराने है उनको हटा देने की कोशिश में। कहा ठीक है, हम वक्फ बोर्ड के नुमाइंदगी नहीं, हमको करना नहीं है, वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ क्या है हमको नहीं लेना है। लेकिन वहाँ पर वक्फ बोर्ड का जो इंतज़ाम है इंतहा से ज़्यादा घटिया और घिरा हुआ इंतज़ाम है। हर एक चीज़ में, हर एक जगह पर, पहले बोलते थे बल्दिया खाया पिया चल दिया, तो बल्दिया का ताल्लुक से इतना रेपुटेशन ख़राब था, मगर बल्दिया अच्छा हो गया, उससे कई गुना अगर मिसाल के तौर पे बर्बाद अगर होके है तो ये वक्फ बोर्ड है जो तेलंगाना गवर्नमेंट में बर्बाद हुआ, और सबसे ज़्यादा करोड़ों के लाखों करोड़ों की ज़्यादा का नुकसान हुआ। 1654 एकड़ ज़मीन, 32 गुंठे ज़मीन जो हुसैन शाह वली की दरगाह की ज़मीन जो थी वो जो गई, ये मेन वेल प्लान तरीके से केसीआर साहब ने इसको बर्बाद किया, और इसके जिम्मेदार केसीआर साहब है। और जानबूझ के इसको क्या दोस्तों एक दूसरे के अपने तालमेल से, जो हमारी अलायंस जमात है और केसीआर साहब है, दोनों मिलके, जबकि गवर्नमेंट इनके रहने के बाद सवाल ही नहीं बताता सुप्रीम कोर्ट में हारने का, जबकि वक्फ बोर्ड उसके अंदर एक फरीक है, तो वक्फ बोर्ड कर क्या सकता है इनके मुकाबले में। खैर ये नीयत ख़राब थी जो करे, और आइंदा भी यही करने वाले हैं अगर ये लोग भरोसे पर कर रहे हैं। तो मैं ये बात बोलता हूँ कि कमिश्नरेट की जो बात थी वो हो ना, अगर नहीं हो सकती है तो अब मिसाल के तौर पर ये मत समझे कि आइंदा इलेक्शन में आपको मज़ा नहीं चखाएगी, अवाम बराबर मज़ा चखाएगी। और सच बात जो है वो आपको बोलना पड़ेगा, और जो आज तक कि आपने एक MLA को दिया और किसी को नहीं दिया, जितने भी वाइस चांसलर थे, जितने भी साल के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन है, जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की जो भी जहाँ पर थे, वो आपने वो 12% बोला, लेकिन 4% से 3% कर दिया था, बाद में बड़ी मुश्किल से 4% किया, लेकिन आपके तरफ से कोई स्कीमात नहीं। आपका जो फंड डिक्लेयर करते थे वो फंड डिक्लेयर करना, फिर उसको आप क्या बोलते वो वापस ले लेना, जो सिस्टम आपके पास था, वो जो सिस्टम था वो उसको सब प्लान भी नहीं रखे। दूसरे कम्युनिटियों में, दूसरे कम्युनिटी के लोगों के पास सब प्लान है, लेकिन हमारे कम्युनिटी के लिए सब प्लान भी नहीं रखा आपने। ये तमाम सिस्टम जो है ये आपके तरफ से जो है उसको आप सोचिए, और आइंदा इलेक्शन में आवाम से मेरी अपील है कि आप, इलेक्शन का पीरियड करीब है, और इलेक्शन के पीरियड में जो भी लोग आज जो पहले से उनका 9 साल 10 साल जो भी उनके कारनामे, उसको देखो, सोच समझ के वोट दो, और अपने डिमांड्स को पूरे सामने रखो, उसके बाद में करो। ये गुलाम जो पार्टी के जो गुलामा है जो तारीफ करते फिर रहे, ये गुलामों के ऊपर आप कभी भरोसा मत करिए। ये अपने मफाद के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने घरों को सुधार लेने की खातिर ये गुलामा काम कर रहे। मैं ये बात बोलूँगा, मैं BRS में और TRS में जो जिम्मेदार पोस्टों पे है, लेकिन हकीकत से बिल्कुल ये मुस्तस्ना है। ये बात को सामने रखते हुए होश में आओ और समझ के आप अपने आप को देखिए। और पुराने लोगों का यह हाल है कि पूछने को, पुराने लोगों को आप बुला के भी उन लोगों के साथ आपने कभी कोई इंसाफ नहीं किया, और आइंदा आप क्या इंसाफ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।